हाय स्टूडेंट, जैसे आज मैंने यूट्यूब में एक पोस्ट किया हूँ, अपना शेड्यूल डाला हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या सुविधा दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के जीएस का जितने भी पोर्शन होगा एक नई तरीके से और नए सिरे से दो आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके से आपको जीएस का पोर्शन कवर कराया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरी शेड्यूल है कि आपको पूरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जाएगा और लास्ट करंट अफेयर वीकली हम लोग को संडे करंट अफेयर करेंगे। तो अगर आप नहीं जुड़े इस चैनल के साथ तो आप जुड़िए और अपने तैयारी को और मजबूती कीजिए। जैसे मैंने बहुत से कोचिंग गए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जीएस का, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए क्यों ना अपना एक चैनल क्रिएट किया जाए और क्यों ना स्टूडेंट को फ्री बताया जाए, क्यों पेड कोर्स खरीदे। यकीन मानिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। हाँ, और एक सवाल, ये जो क्लास है आपको एसएससी में भी काम आएगा, रेलवे में भी काम आएगा, बैंकिंग में भी काम आएगा, और जो प्रश्न स्टेट पीसीसीएस का काम आएगा उसका भी मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पेड़ होता है, राष्ट्रीय वृक्ष होता है, राष्ट्रीय जानवर होता है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं होता है। ये आपको पहला बात याद रखना है। भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन वो राष्ट्रीय भाषा नहीं मान्यता दी गई है कि राष्ट्रीय भाषा हमारा हिंदी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय पेड़ हमारा जो होगा वो होगा बरगद का पेड़। जो होता है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जिस प्रश्न में लगता है कि एक्सप्लेन की आवश्यकता है उससे कई सारा प्रश्न बन सकते, तो उसमें मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया था। इसमें दो सवाल बनता है, एक कब अपनाया था, एक सवाल बनता है कि सर कब अपनाया था। ठीक है, और एक बनता है कब लागू किया गया। ये दो आपको एग्ज़ाम में स्पीड नहीं धैर्य के साथ प्रश्नों को पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या पूछा गया है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, लागू किया गया और अपनाने में सिर्फ इतना पड़ता है भारतीय संविधान को कब लागू अपनाए, इतना ही पढ़ता और आंसर कर देते, गलती हो जाता है। स्पीड में आपको पढ़ना है प्रश्न को, अंतिम प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें दो प्रश्न बनते, एक अपनाया गया, एक लागू किया गया। अपनाने का बात आएगा तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं। तीसरी प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी। इसमें भी दो प्रश्न बनते, एक होता है सबसे बड़ी नदी, एक होता है सबसे लंबी नदी। तो आपको याद रखना है, अगर बड़ी नदी के बारे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक है, और लंबी नदी पूछा जाए तो ये हो जाएगा नील नदी। आपको ये क्रम याद करना है, सबसे बड़ी नदी हो गया नील नदी, तीसरी नदी हो गया है अमेजन नदी, तीसरी नदी जो है वो मिसिसिपी नदी। ये लंबाई के क्रम में बता रहा हूँ। और चौथी नदी हो गई यांगसी नदी। ठीक है, यांगसी नदी ये चीन का है। ये बढ़ते क्रम में सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई, उसके बाद अमेजन नदी हो गया है, उसके बाद मिसिसिपी नदी हो गया है, उसके बाद यांगसी नदी हो गया है सबसे लंबी नदी के क्रम में। अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन नदी होता है, ये अफ्रीका का होता है। आपको पता है विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से होकर। ठीक है, अमेजन नदी के बारे में ज़्यादा फैक्ट है, उसको मैं अलग सेशन में बताऊंगा। जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, वर्ल्ड रिवर सिस्टम, तब इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, अन्यथा क्लास लंबी चली जाएगी। क्योंकि अमेजन जब निकलती है अपने मूल से विक्टोरिया झील से, तो इसको अमेजन नदी नहीं कहा जाता है, इसको कुछ ब्लू नील होता है, इसके नाम से निकलता है। यहाँ से निकलता है येलो नील के नाम से। उसके बाद जब ये मिलती है सूडान में, खार्तूम में, तब इसको अमेजन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में ही चर्चा करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड रिवर में हमें तो पढ़ना ही है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, मैप के साथ। मैं एक एक करके मैप आपको दिखाऊंगा, कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, मैं ये सब चीज़ बताऊंगा।
ठीक है, धैर्य रखिए और यकीन के साथ हमारे चैनल से जुड़े। इसमें हमको सबसे लंबी नदी के बारे में ये 4 क्रम आपको याद रखना है। बड़ी नदी पूछे तो अमेजन। ठीक है, अगली बात हम पूछते, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? 1845, 50, 53 या 61 में। आप सभी को पता है कि हमारा भारतीय रेल का स्थापना हुआ था 1853 में, और ये फर्स्ट बार जब स्थापना हुई थी ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में ये कितने किलोमीटर फर्स्ट तय किए गए थे? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी जब हमारे रेल स्थापित हुआ था। और अगर माना जाता है भारत में रेलवे स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है डलहौजी को। ठीक है, जो अंग्रेज डलहौजी थे, अंग्रेज डलहौजी ने ही कहा जाता है, अंग्रेज डलहौजी जो अंग्रेज थे उसने ही रेल स्थापना किया था भारत में 1853 में, और फर्स्ट 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, हालांकि मकसद कुछ और था अंग्रेजों का, वो भी हम हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ेंगे। अगली प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? ठीक है, कौन हटाता है? प्रधानमंत्री हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, लोकसभा हटाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट हटाता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होता है अभी वर्तमान में ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है, और माना जाता है कि प्राय जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से होती है। सत्ता पक्ष कहने का मतलब जिसकी सरकार बनी हुई उसी से प्राय अध्यक्ष होता है लोकसभा का। और उपाध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष विपक्ष दल से होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, और इसमें कहा जाता है एक परंपरा होती है इसमें हटाने की, कि जब 5 साल कार्यकाल हो जाता है, 5 साल कार्यकाल इसका पूरा हो जाता है, पूरा जब कार्यकाल 5 साल हो जाता है तब कहा जाता है कि इसका हो जाता है। और नए सदस्य जब चुन के आते हैं, नए सदस्य, तो उसका शपथ के बाद उसका शपथ, और इसी में से शपथ चुन के शपथ लेते हैं और इसी में से मिलकर एक अध्यक्ष चुनते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष इन लोग ही हटाता है, यानी ये अपने आप हट जाता है लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बात करेंगे, उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक और एक कथकली। आपको बात है कि हमारे भारत में क्लासिकल डांस जो होता है, ये क्लासिकल डांस 8 है। ठीक है, 8 आपको क्लासिकल डांस है, लेकिन यहाँ पर मैं 4 बता देता हूँ। कुचिपुड़ी जो होता है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश कुचेलपुरम ग्राम से संबंधित होने के कारण इस नाम को कुचिपुड़ी दिया गया है। कथक नृत्य जो है ये यूपी का है, कथक नृत्य। और कथकली ये केरल का है। तो हमारे एक ही ऑप्शन बचा है बी, ओडिसी क्लासिकल डांस ओडिशा का है प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? जनसंख्या यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान, और सबसे छोटा होता है गोवा। ये आपको पता है। ठीक है, ये सिंपल प्रश्न है, कभी कभी ये ग्रुप डी में पूछ लिया जाता है, इसलिए क्योंकि ये सब मिक्सिंग प्रश्न है, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं लिया गया, इसमें मिक्स्ड प्रश्न है इसमें। अब बात आता है 8 नंबर, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? श्वेत क्रांति के शुरुआत शायद डॉक्टर गुरगिन ने किया था। गुरगिन साहब ने इसके शुरुआत किए थे श्वेत क्रांति के लिए। और श्वेत क्रांति जो शुरुआत हुई थी, श्वेत क्रांति ये दूध के संबंधित हुए थे। ठीक है, आप इतना याद रखना, श्वेत मतलब वाइट, आपको पता है वाइट सफ़ेद, और दूध भी कैसी होती है? सफ़ेद। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह के से आप छोटा मोटा ट्रिक बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था?
फ्लासी का युद्ध 1757, 1764 या 1857। तो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि 1857 में महाविद्रोह हुआ था, ये आपको पता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में एक जो हुआ था वो फ्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना 1757 में कि किसके और किसके बीच ये युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस भी है और इसे सभी स्टूडेंट को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सारा फैक्ट जानना चाहिए और मैं इसको बताऊंगा भी। हिस्ट्री पर्सन जब आएंगे तब नालंदा के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू सीरीज है। एमसीक्यू सीरीज में ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि उतना ज़्यादा प्रश्नों को एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, 30 प्रश्न का आसान प्रश्न है, सभी को पता है कि इसका आंसर होगा ए। हाँ, एक बात, जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगा अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना इसका प्रॉफिट क्या होता है। आप सभी को अभी अंदाज़ा नहीं है, यकीन मानिए जैसे जैसे मैं प्रश्न कराता जाऊंगा आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देते चलेगा। इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम हॉल में पता चलेंगे, जब अपने कंप्यूटर के सामने बैठेंगे उस टाइम आपको पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट क्या होता है। अगली प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर है, इसका संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, लिंस ट्रावेल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बिल गेट्स। बिल गेट्स आपको पता है डोली चाय वाला का चाय भी पिया है हैदराबाद में, यो तो आपको याद भी रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए, पीवाईक्यू प्रश्न है। यहाँ तक कि ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। हालांकि अब यूपीएससी इस तरह के आसान प्रश्नों को नहीं पूछते हुए छोड़ चुके हैं। यकीन मानिए कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा और आगे भी मिलने की संभावना बनी रहती है। भले इसका प्रश्न का नज़रिया कुछ और रहेगा, कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी ने एटीएम चलाए होंगे। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक, टी का मतलब होता है टेलर, एम का मतलब होता है मशीन। ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड ये गलत हो जाएगा, ये 3 बचा। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ये भी नहीं होगा, तो ट्रैकिंग भी नहीं होगा, टेक्निक। एक ही प्रश्न जो हमारा बचा वो होगा बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब सवाल क्या होता है कि सर इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इससे ये प्रश्न पूछा जा सकता है अगर एडवांस लेवल में पूछा जाए, और यकीन मानिए जिस तरह का अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं अब इससे एडवांस लेवल का ही प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इससे एडवांस लेवल का क्या प्रश्न बनेंगे? प्रश्न ये बनेंगे कि एटीएम को जोड़ने के काम, एटीएम को जोड़ने के काम कौन करता है? जोड़ने के काम, मान लेते हैं देश में इतना सारा एटीएम है, सभी को एक दूसरे से जोड़ने के काम कौन करता है? तो आपको एक संस्था को याद रखना है, एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है। अगली सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आप सभी को पता है हमारे भारत में मेजर पोर्ट जो होता है, मेजर पोर्ट जो होता है ये 14 होता है, और मेजर पोर्ट का देख रखाव केंद्र सरकार का होता है। लेकिन माइनर पोर्ट जो होता है, मतलब छोटा पोर्ट जो होता है, वो लगभग 200 से अधिक होता है, इसका देख रखाव राज्य सरकार करते हैं। ठीक है, ये इतना बात है। कितने पोर्ट है, मैं पोर्ट का सेक्शन में भी आऊँगा क्योंकि पोर्ट का एक अलग से टॉपिक बनेगा, उसमें काफ़ी सारा बातें भी होंगी पोर्ट के बारे में। तो इसमें मैं सिंपल सा बात करेंगे कि सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है मुंबई पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट माना गया है। ठीक है यार, और एक बात मुंबई पोर्ट के बारे में आप इतना से याद रखें, ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है। ओके, अगली प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सबसे पहली बात होता है कि सर दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना को शुरुआत हो चुका था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था उद्योग को विकसित करना। ठीक है, पहला
जब पंचवर्षीय योजना लाया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया, तो उसमें कृषि क्षेत्रों में फोकस किया गया था। और जब इसमें सक्सेसफुल हुए, इस योजना में जब सक्सेसफुल हुए, तब सरकार ने अब टारगेट किया कि हम उद्योग क्षेत्र में अब फोकस करेंगे। और इसी योजना के तहत आपको पता है उड़ीसा में भिलाई जो हो गया है, ठीक है, भिलाई, टाटा जमशेदपुर, इस क्षेत्रों में इसी योजना के तहत इसको विकसित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर ऑल एग्जाम। लास्ट प्रश्न, आज का सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप सबको पता है, ये आसान प्रश्न है। और आसान कहा जाए तो इट इज़ वेरी इजी प्रश्न, ठीक है। एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी या रात अंधापन, ये अंधापन इसके वजह से नहीं होता है, अंधापन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये 15 प्रश्न आपको अच्छा लगे होंगे। बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ने वाले उसको लगभग हट, तो मैं अभी नहीं, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है, इसलिए मैं प्रश्न को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, पहले लो उसके बाद हाई लेवल तक जाऊंगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आपकी तैयारी मजबूत हो, तो यकीन मानिए आपको 12 प्रश्न कम से कम सही आना चाहिए, अन्यथा आप सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं और अपने सपनों के पीछे गलत तरीके से भाग रहे हो, और इसमें आपको काफ़ी समय लग सकता है अगर सही ट्रैक आप नहीं पकड़ेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल कोई नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक ले अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।